वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है अस्थमा। आइए स्टार्ट करते हैं। इस पिक्चर में आपको दो तरह के लंग्स दिखाए गए हैं, जिसमें ये तो नॉर्मल लंग है और ये हैं अस्थमैटिक लंग। यहाँ पर नॉर्मल एयरवे प्रेजेंट हो रहा है और यहाँ जो है अस्थमैटिक लंग्स का एयरवे दिखाया गया है। जैसा कि अस्थमा में होता है सेम वही चीज़ है और हम आगे से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, जब पेशेंट को अस्थमा होता है तो जो एयरवे होता है उसकी जो लाइनिंग होती है वो इस तरह से स्वेलिंग आ जाती है, उसमें स्वॉलन लाइनिंग हो जाती है और जो मसल्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं, टाइटनेस आ जाती है उसमें। और जो एयरवे होता है उसमें क्या होता है, म्यूकस का एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगता है। म्यूकस बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स होता है उसमें। ओके, Definition: a condition in which a person's airways become inflamed, narrow and swell and produce extra mucus which makes it difficult to breathe. अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट के एयरवेज सूज जाते हैं, नैरो यानी पतले हो जाते हैं और ज़्यादा बलगम बनता है, उनमें ज़्यादा बलगम पैदा करते हैं, जिस वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है और अस्थमा को दमा भी कहते हैं। अस्थमा कैन बी माइनर और इट कैन इंटरफेयर विद डेली एक्टिविटीज। इन सम केसेस इट मे लीड टू अ लाइफ थ्रेटनिंग अटैक। अस्थमा मामूली भी हो सकता है और ये रोज के काम में दिक्कतें भी पैदा कर सकता है। इससे जानलेवा दौरा भी पड़ सकता है, जिसे अस्थमैटिक अटैक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके सिम्टम्स। अस्थमा के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, आइए वो देख लेते हैं। वीजिंग, पेशेंट का जो साउंड है सांस लेने का, उसमें क्या होगा, वीजिंग होगी, घरघराहट जैसी आवाज़ होगी। कफ, उसे खांसी होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसकी जो सांसें हैं वो छोटी हो जाती हैं। टैकीकार्डिया, उसका जो हार्ट है बहुत तेज़ चलने लगता है, जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाती है, उसे टैकीकार्डिया कहते हैं। डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है। पेल एंड वेट स्किन, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बॉडी का ऑक्सीजन की डिमांड कंप्लीट नहीं हो पा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से क्या होता है, उसकी स्किन पेल हो जाती है। और वेट स्किन, उसको अस्थमा का जो पेशेंट होता है ऐसा लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, वेट स्किन रहती है उसकी। ठीक है। डिस्टिया, सेम चीज़ है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट टाइटनेस, कि मसल्स में टाइटनेस हो रही है तो इस वजह से क्या होता है उसको, और सांस लेने में भी दिक्कत होती है, तो अस्थमा के जो पेशेंट होता है उसका चेस्ट टाइटनेस रहती है। कॉजेज में है फर्स्ट एलर्जीज। एलर्जीज में आपका पॉलन ग्रेन हो सकता है, पॉलन ग्रेन से किसी किसी को एलर्जी होती है। मॉल्ट्स से एलर्जी होती है। पेट डेंडर्स हो गए, फॉर एग्जांपल बिल्ली है, कुत्ता है, जो पेट्स होते हैं उनके ऊपर की जो स्किन होती है, किसी किसी को उनके स्किन के जो चीज़ें होती है, स्किन का जो रुआं वगैरह होता है उससे एलर्जी होती है। ओके, उससे हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर में आपके एलर्जेंस आ गए, टॉक्सिन्स आ गया, फ्यूम्स हो गए, स्मोक हो गया, इस कारण से भी अस्थमा हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर में अगर फैमिली में किसी को अस्थमा है या एलर्जी है, एलर्जी रह चुकी है, तो ये भी एक कारण बनता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर पेशेंट को रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है तो ये भी कारण है कि उसे अस्थमा होगा। रिस्क फैक्टर, वो कारण देख लेते हैं जो क्या है, रिस्क रहता है जिनमें अस्थमा होने का। अगर इनमें से कोई भी कंडीशंस है पेशेंट को तो उसको रिस्क पर है वो कि उसे अस्थमा हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर उसकी फैमिली में किसी को भी हो चुका है अस्थमा, रह चुका है अस्थमा, तो उसे भी चांसेस हैं, उसे भी रिस्क है कि हाँ अस्थमा हो सकता है आगे भी फैमिली में किसी भी मेम्बर्स को। एलर्जिक कंडीशन, अगर एलर्जी कंडीशन रह चुकी है, ठीक है, एलर्जी है किसी चीज़ से, एलर्जेंस वगैरह से, तो रिस्क है कि हाँ अस्थमा हो सकता है। बीइंग ओवरवेट, अगर ज़्यादा वेट है, स्मोकिंग हो रही है, चाहे सेकंड हैंड स्मोकिंग होती हो, तो भी रिस्क है कि हाँ अस्थमा हो सकता है। एयर पॉल्यूशन है, गाड़ियों का धुआं हो गया, ठीक है, फैक्ट्रीज़ का धुआं हो गया, तो इस तरह से एयर पॉल्यूशन हो गया, केमिकल पॉल्यूशन हो गया, तो ये सारे रिस्क हैं कि हाँ पेशेंट को अस्थमा हो सकता है। डायग्नोसिस, कैसे पता लगाएंगे कि पेशेंट को क्या दिक्कत है, अस्थमा है उसको या नहीं है। ओके, तो फर्स्ट में क्या करना है, हेल्थ हिस्ट्री में क्या करेंगे, पूछ सकते हैं पेशेंट से कि पेशेंट की फैमिली में किसी को अस्थमा वगैरह तो नहीं हुआ है या था किसी को अस्थमा वगैरह, या फिर मेडिसिन वो क्या कंज्यूम कर रहा है, घर वाले क्या मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं।
और उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, इस तरह की चीज़ों के बारे में हम उनसे पूछेंगे। उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कोई उससे एलर्जी वगैरह तो नहीं है, एक्जिमा तो नहीं है, इस तरह की चीज़ें उससे कंफर्म करेंगे। देन थर्ड है आपका ब्रीदिंग टेस्ट। ब्रीदिंग टेस्ट ऑल्सो कॉल्ड पीएफटी। पीएफटी मीन्स पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसमें कई टेस्ट आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 3 के बारे में एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट है आपका पीक फ्लो टेस्ट, देन सेकेंड है फिनो टेस्ट, थर्ड है स्पायरोमेट्री टेस्ट। फर्स्ट है आपका पीक फ्लो टेस्ट। पीक फ्लो टेस्ट एक पीक फ्लो मीटर के थ्रू किया जाता है। पीक एयर फ्लो बहुत सेंसिटिव डिवाइस होती है जो एयरवे में होने वाले बदलाव को फौरन जांच लेती है, जिससे पता चल जाता है कि आपको अस्थमा है या नहीं। इसमें क्या करना होता है कि पेशेंट ये वाला पोर्शन का मुंह में लेकर पेशेंट से कहते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा तेज़ और ज़ोर से, जितनी ज़्यादा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो जितनी ज़्यादा ज़ोर से इसमें फूंक मार सकता है, मारे। ओके, फूंक मारने के लिए कहा जाता है पेशेंट से। नेक्स्ट है फिनो टेस्ट। फिनो टेस्ट भी हेल्प करता है अस्थमा की जांच में। आपकी सांस लेने वाली हवा में मौजूद नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा को नापने के लिए ये एक टेस्ट किया जाता है। इसमें एयरवे में कितनी सूजन है इसका पता चलता है, जिसकी वजह से अस्थमा का पता चल जाता है। नेक्स्ट है आपका स्पायरोमेट्री। ये स्पायरोमीटर है और ये माउथ पीस लगा होता है इसमें। इसके ज़रिए, इसके थ्रू ये माउथ पीस जो है वो मुंह में इंसर्ट करते हैं और फिर यहाँ से इसमें क्या करना होता है, पेशेंट को एयर फ्लो करना होती है, फूंक मारना होती है। और इस दौरान पेशेंट का जो नोज़ है, नाक है जो उसकी, उसको क्लिप लगा दिया जाता है, नाक बंद कर दी जाती है जब उससे फूंक मारने के लिए कहते हैं। ये स्पायरोमीटर की हेल्प से किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये स्पायरोमीटर है। इसमें देखा जाता है कि हम एयर कितनी अंदर ले सकते हैं, कितनी बाहर निकाल सकते हैं, और इसी तरह हल्के या तेज जोर से सांस निकालने और छोड़ने के लिए कहा जाता है। ओके, तो ये 3 तरह से पीएफटी करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे। ब्रोंकोडायलेटर्स जो होते हैं वो हमारी मसल्स के बैंड को रिलैक्स कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा पेशेंट को आराम मिल जाता है सांस लेने में। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन देंगे। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन क्या करेंगी, डिक्रीज कर देंगी स्वेलिंग, म्यूकस का प्रोडक्शन कम कर देंगी। और बायोलॉजिकल थेरेपी देंगे अस्थमा के लिए। फॉर एग्जांपल मीटर डोज इनहेलर आता है वो दिया जाएगा, नेबुलाइजर दिए जाएंगे, अनदर इनहेलर दिए जाएंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं जिसमें बुडिसोनाइड दे सकते हैं, प्राइमाकॉर्ड दे सकते हैं। ओके, तो थैंक यू गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।